हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरीश मौर्य स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लखनऊ समझौता, जो कि 1916 और रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1917 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक, और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन आदि इन सब आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारा यहाँ पर पहला दिया हुआ है, हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया और सत्याग्रह की शुरुआत की। फिर आता है 1916, तो लखनऊ समझौता 1916, जो कि लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स, वर्ष 1914 में तिलक, जो मांडले जेल से लौटने के बाद समझौतावादी हो गए थे, तथा एनी बेसेंट ने मिलकर कांग्रेस को दो गुटों में नज़दीक लाने का प्रयास किया। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावनाओं और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं हुई। यह पहली यह कि कांग्रेस के दोनों धड़े फिर से एक हो गए। इस अधिवेशन की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के समक्ष एकता प्रदर्शित करते हुए साझी राजनीति मांगी रखी। फिर हमारा फ्रेंड दूसरा जो था वो क्या था, रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1916 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। तो जैसा कि हम लोग रौलट एक्ट को जानते हैं कि रौलट एक्ट क्या है, तो फ्रेंड्स, रौलट एक्ट है 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना शंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। यह एक ऐसा कानून था कि जिस पर 1919 में यह कानून पारित हुआ था, और भारतीयों पर बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक जेल की सज़ा भी उन्हें दे दी जाती थी। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा रौलट एक्ट। जिससे यहाँ पर लिखा हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की उम्मीद कर रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रौलट एक्ट को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। वही रौलट एक्ट को जनता के सामने प्रस्तुत किया। रौलट एक्ट के द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए और दंड दिए बिना ही जेल में बंद कर सके, 2 साल तक जेल में बंद कर सके। 1919 में रौलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया। फिर सरकार इन जन आंदोलन को कुचल देने पर उतारू थी। उसके निहत्थे प्रदर्शनकारियों को ऐसे कुचलने का प्रयास किया जिसने दमन के इतिहास में नए अध्याय जोड़े हैं। दमनात्मक नीतियों तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, हमारा जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में एक मेले में भाग लेने के लिए बहुत से ग्रामीण एकत्रित थे। ये मैं आपका डिफिनेशन, इसका मतलब बता दे रहा हूँ, इसकी पूरी समरी जो है। तो पंजाब के अमृतसर में एक मेले में
लोहड़ी का दिन था। उस ग्रामीण एकत्रित थे। यह मैदान चारों ओर से बंद था। इसमें निकलने का मात्र एक ही द्वार था। उसमें जो निकलने का द्वार था वो मात्र एक ही था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने मैदान में जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी। लोग वहां पर एकत्रित थे ही, और जनरल डायर ने आदेश देकर अपने सिपाहियों से और वहां पर गोलियां चलवा दी। इसमें बहुत से लोग मारे गए। तो यही था फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे यहाँ पर लिखा है, जनरल डायर ने सभा के आयोजन को सरकारी आदेशों की अवहेलना माना तथा सभा स्थल को सशक्त सैनिकों के साथ घेर लिया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के शांतिपूर्ण ढंग से चल रही सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। यानी कि उसको पहले जनरल डायल के आदेश पर उन्होंने उनके सभी सैनिकों ने वहां पर ग्रामीणों के लोगों को घेर लिया और चेतावनी के शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। जो वहां पर जो हो रहा था, कोई सभा का आयोजन हुआ था, वो सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और वहीं पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और उसमें हजारों, इस घटना में 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे आदि भी शामिल थे। ये जो घटना है आधुनिक भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी तथा सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। अब उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, जो कि वो भी 1919 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन, तो इसमें देखेंगे खिलाफत। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली तथा शौकत अली, जिन्हें अली बंधु भी कहा जाता है, इन्होंने ही इसको शुरू किया। इसमें क्या था फ्रेंड्स, पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत बड़ा सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 ईस्वी में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। और उस खिलाफत समिति का गठन किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को राजी कर लिया। नेताओं को राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। वहाँ पर एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना, जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतीय मुसलमान तुर्की के प्रति होने वाले व्यवहार के क्षुब्ध थे। युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने 2 आश्वासन दिए। युद्धोपरांत तुर्की को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा और दूसरा है वहाँ के खलीफा की स्थिति के बारे में ब्रिटेन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार इन वादों से मुकर गई। ऐसी स्थिति में मुसलमानों का असंतोष था अपने चरम पर। भारतीय मुसलमानों का असंतोष अपने चरम पर था। महात्मा गांधी ने आह्वान पर हिंदुओं ने भी मुसलमानों का साथ दिया। 1919 ईस्वी में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने भेजा गया, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर जो है मई 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने अपने कार्यक्रम में सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई।
फिर है दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विजय राघवाचारी के अध्यक्षता में राजस्व के साथ खिलाफत का प्रश्न भी जोड़ दिया गया। अब हमारा है फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था, ये असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन क्या है फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखेंगे एकदम विस्तार से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो को समझ में आ रहा हो, अगर कुछ अच्छा लग रहा हो तो साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी करते चलिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आत्मनिर्णय की भावना को बल मिला। इसके साथ ही रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ तथा खिलाफत के विवाद आदि घटनाओं से अंग्रेजों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया। जनता इन घटनाओं के सरकार से खेद प्रकट करने की अपेक्षा कर रही थी। इसके विपरीत परिस्थितियों में आंदोलन के एक और चक्र प्रारंभ के लिए वह तैयार थी। फिर है फ्रेंड्स कि 1920 ईस्वी में, हमारा 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित कांग्रेस का जो अधिवेशन 1920 ईस्वी का था, वो कहाँ था? नागपुर में था। तो नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन 1920 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी कर रहे थे, इसमें इनका असहयोग का अनुमोदन कर दिया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति का सहारा लिया। आंदोलन के स्वरूप में स्थान परिवर्तन के साथ साथ भिन्नता आई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक गांव में 3000 किसानों की एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। किसानों की खुद भीड़ ने थाने पर हमला करके थाने में आग लगा दी, जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को था चौरी चौरा नामक गांव में। तो वहाँ पर थाने में हमला करके थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी चूँकि हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, गांधी जी जो थे वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय उन्होंने ले लिया। उसके बाद अगला हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये सम्मेलन तिथि, वायसराय, उद्देश्य और टिप्पणी। तो इसका पहला जो पॉइंट है, प्रथम नवंबर 1930 जनवरी 1931 लॉर्ड इरविन साइमन आयोग के सुझावों पर विचार करने के लिए जो इसका तिथि सम्मेलन था। तो पहला है इसका, कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। जो पहला विशेषता है, कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसमें भाग नहीं लिया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तीसरा, इसमें कुल 89 सदस्य शामिल हुए। द्वितीय है सितंबर से दिसंबर 1931 ईस्वी तक लॉर्ड विलिंगडन संघीय ढांचे पर विचार करना तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा है। तो पहला है, कांग्रेस ने इसमें भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और इसमें कुल 107 सदस्य शामिल हुए। तीसरा है, किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाई। तृतीय पॉइंट है, नवंबर और दिसंबर 1932 का लॉर्ड विलिंगडन भारत में शासन सुधारों पर विचार करने हेतु। पहला है, इसमें कुल 46 सदस्यों ने भाग लिया, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग इसमें नहीं।
फिर है हमारा अगला फ्रेंड्स गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ। महात्मा गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ, एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत लॉर्ड इरविन ने निम्न आश्वासन दिया। पहला, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, और दूसरा, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। फिर है आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति उनके स्वामियों को वापस कर दी जाएगी। जिनकी संपत्ति नष्ट हो गई है उन्हें हर्जाना भी दिया जाएगा। तो ये गांधी इरविन समझौते में हुआ। समुद्र के तट पर के निकट रहने वाले लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए बिना कोई कर दिए नमक एकत्र करने तथा बनाने दिया जाएगा। फिर है सरकार मादक द्रव्यों को विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं करेगी। फिर है जिन सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान नौकरी से त्यागपत्र दिया था, उन्हें नौकरी में वापस लेने में सरकार उदार नीति अपनाएगी। तो ये जो था ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन। फिर हमारा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है वो सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट यानी पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में सभी अल्पसंख्यक समुदायों, हरिजनों, मुसलमानों, सिखों आदि के लिए संघीय विधान परिषद में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। इसके तहत मुसलमान केवल मुसलमानों द्वारा, सिख केवल सिखों द्वारा तथा अल्पसंख्यक समुदाय केवल अपने ही समुदाय द्वारा चुने जा सकते थे। गांधी जी जो उस समय यरवदा जेल में बंदी थे, महात्मा गांधी जी उस समय यरवदा जेल में बंदी थे, तो गांधी जी ने इसे भारतीय एकता तथा राष्ट्रवाद पर चोट की संज्ञा दी। उन्होंने इस निर्णय को वापस न लिए जाने की स्थिति में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इस समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था वापस ले ली गई। फिर फ्रेंड्स पूना समझौता जो कि 1932 ईस्वी में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुकूल सरकार के प्रांतों में फरवरी 1931 ईस्वी में चुनाव कराने की घोषणा की। फिर फरवरी 1935 में संपन्न हुए चुनाव में यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है। फिर हमारा अगला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। राम बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इसके बाद 11 सितंबर 1941 ईस्वी को इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। 18 फरवरी 1922 को मोहन सिंह इस सेना के जनरल बनाए गए। जब सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1943 में पहुंचे तो जुलाई 1943 को राज बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को इनका दायित्व सौंप दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर से लौट गए। वहाँ उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना तथा रंगून और सिंगापुर का मुख्यालय बनाया गया। फिर फ्रेंड्स 1945 में जापान की युद्ध में पराजय ने भारत को आज़ाद कराने की आशाओं पर पानी फेर दिया। फौज के अधिकांश सैनिक बंदी बना लिए गए। जब इन सैनिकों पर मुकदमा चलने लगे तो इन्हें जनता का भारी समर्थन मिला। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू तथा भोला भाई देसाई ने इनके सैनिकों की पैरवी की। जन दबाव में सरकार को झुकना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का विख्यात नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
दिल्ली चलो इसका विख्यात नारा दिया तथा अपने अनुयायियों को जय हिंद का मूल मंत्र दिया। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर भारत में लोगों की चेतना और राष्ट्रीय भावना का उद्वेलन करने में आज़ाद हिंद फौज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो फ्रेंड्स, अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अब मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।